BA, MA, BCom, B.Ed और DLED में प्रवेश पाएं। बुंदेलखंड में उत्कृष्ट शिक्षा का संस्थान ISO प्रमाणित सुदर्शन डिग्री कॉलेज, बांसी, ललितपुर। संस्थापक डॉक्टर रविंद्रनाथ यादव। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। हम हैं झांसी में और सियासत उत्तर प्रदेश की गरमान लगी है। काय का उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव कछु महीना बाद आवे की तैयारी में हो और पूरे लखनऊ से लेकर झांसी तक सियासत धीरे धीरे गरमान लगी है। तो कुछ सियासी चर्चा करें। हमारे संगे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बुंदेलखंड के कद्दावर नेता दीपनारायण सिंह जी हैं। भाई साहब, कोरोना की परिस्थितियों के बाद माहौल राजनीतिक हो जा रहा, क्या परिस्थिति लग रही? देखो, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जो लोग सरकार में हैं वो लोगों के इंतज़ाम के प्रति चिंतित नहीं है। कितने लोगों की जान चली गई है, जिनके घर के लोग गए हैं, वो सब लोगों की क्या दशा है, इस पर चिंतन और मंथन नहीं हो रहा है। ये कोशिश नहीं हो रही है कि अगर ये महामारी दोबारा किसी रूप में बढ़े या बदले रूप में आए तो कैसे हम आने वाले लोगों की जान बचाएंगे। बल्कि सियासी लड़ाई हो रही है, कुछ बदलाव होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है उसकी तैयारी शुरू हो गई है। असली सियासत तो यही है ना, राजनीति का मकसद यही है लोगों का, या मकसद लोगों ने बनाया था कि हमारे जीवन से लोगों को फ़ायदा हो, हमारी राजनीति लोगों की तरक्की की वजह बने, उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन करने की वजह बने, हम उनकी मदद कर सकें। सरकारें इसलिए चुनी थी लोकतंत्र में लोगों ने कि वो एक व्यवस्था का पार्ट निभाएं, पर व्यवस्था अपनी बनाने की होने लगे तो मैं कह सकता हूँ ये चिंता का विषय है, ये निंदनीय है। मैं तो आज भी कहूँगा, जिनके हाथों में सत्ता है, लोगों ने जिस उम्मीद के साथ आपको बनाया है, आप इंतज़ाम तो करो। अभी लोगों के घरों के जो लोग दुनिया से गए हैं, वहाँ आज भी उनके घर के माहौल की स्थितियाँ देखो कितनी बुरी हालत में हैं लोग, क्योंकि जो गए हैं वो वापस नहीं आ सकते। अब उनकी थोड़ी चिंता करो, आगे वाले लोग कैसे बचें, क्योंकि जिस रूप में अब बताया जा रहा है कि अब थर्ड वेव आने वाली है और थर्ड वेव में बच्चे उसके शिकार होने वाले हैं। मैं कह सकता हूँ ये गंभीर विषय है। सारी प्राथमिकताओं को हटाकर पहले कैसे लोगों की जान बचाए, कैसे परिवारों के बच्चों की हिफाजत कर सकें, इस पर इंतजाम होने पर लगना चाहिए सरकार। कोरोना में जी तरीके की परिस्थितियां आती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि चुने गए थे बुंदेलखंड में तो लगभग सभी भाजपा में है, सांसद भी, अधिकतर विधायक भी। तो कैसी परिस्थितियां रही हो, आपको कैसा लगे कि इनको जो शासन को सिस्टम रहो वो कैसा रहो? देखो, जिस तरह से विधायकन ने बात उठाई है अपनी, ये बात सच है कि उन्होंने सच को स्वीकार किया। कम से कम ये बात तो बताई कि सरकार फेल है, व्यवस्था फेल है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि ये सच कहने की हिम्मत जुटाई। सरकार की जिम्मेदारी है, जिनके हाथ में बड़ी ताकत है, जो नेतृत्व कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि वो ईमानदार हैं, पर ईमानदारी, ऐसी ईमानदारी किस काम की लोगों की जान जाती रह जाए और हम ईमानदारी का रूप देकर लोगों की व्यवस्थाओं पर ध्यान ना दे पाएँ। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जिम्मेदारी है बड़ी। जब आप किसी पद पर बैठे हैं, लोगों की, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो लोगों के बीच में ये बोलते हैं कि हमें मौका मिलेगा, हम आपकी ज़िंदगी बदलेंगे, हम आपको रास्ते दिखाएंगे तरक्की के, हम बड़े बड़े सपने दिखाए आपने, और जब हमारी जान जाने लगी तब आपके दिमाग से हमारी ज़िंदगी की कीमत ही घट गई। आप और राजनीतिक बातों में अपना ध्यान बटा दिए, आप चुनाव में लग गए। तो मैं कह सकता हूँ असली चुनाव तो नेतृत्व करने वाले के लोगों के फैसलों का है, और वो फैसले ठीक नहीं हुए। वो फैसले ठीक नहीं हुए जी तरीके की। जैसे अपन झांसी में ही देखें, मेडिकल कॉलेज में या आसपास, चूंकि मेडिकल को बड़ा बाजार है, जी तरीके की समस्याएं हैं। आपको लगे कि इस तरह की चूक भाई सरकार से पूरे सिस्टम को बेहतर करने में, या ध्यान ही नहीं दो? मैंने कहा लड़ाई फैसलों की है। इसके पहले सरकार बनी, अखिलेश यादव उसका नेतृत्व कर रहे थे। वो झांसी के भ्रमण पर आते हैं, मेडिकल कॉलेज जाते हैं, खुद जाकर देखते हैं एक बेड पे 2 आदमी लेटे हैं। बड़ी भीड़ अस्पताल के बाहर खड़ी है, क्योंकि ये पार्ट झांसी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दोनों प्रदेशों के लोग, यहाँ बीमार आदमी झांसी तरफ भागता है। उन्होंने वही फैसला लिया कि हम 500 बेड का अस्पताल का इंतजाम करेंगे, और तत्काल कार्य योजना तैयार की। 500 बेड का अस्पताल 3 साल के अंदर बना के तैयार कर दिया। थोड़ी सी कमियां छूट गई उसमें, और अगली बार जब नेतृत्व का मौका आया तो किसी दूसरे के हाथ में बागडोर चली गई। लेकिन इतनी बड़ी महामारी के दौरान भी लोग तड़प रहे, परेशान हो रहे, पर वो अस्पताल चालू नहीं हो सका। अभी बाद में कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि हम इसको जल्दी चालू करेंगे। हमारा सवाल यही है कि अगर आप इस राजनीतिक उठाघात से बाहर निकले होते और अगर ये अस्पताल पहले से चालू रहता तो बहुत सारे परिवारों के लोगों की जान हम बचाने में कामयाब हो सकते थे। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब कोरोना नहीं था, पर वो एम्स बना रहे थे गोरखपुर में, तब वो वेदांता लखनऊ में लेके आ रहे थे, वो जालौन में मेडिकल कॉलेज बना रहे थे, वो बांदा में मेडिकल कॉलेज बना रहे थे, वो झांसी पर मेडिकल कॉलेज बना रहे थे, वो 500 बेड का अस्पताल का इंतजाम कर रहे थे, वो सैफई में एक अच्छा इंतजाम बना रहे थे, वो जौनपुर में एक अस्पताल बना रहे थे। उन्होंने कोशिश की थी
कि हमारी सरकार कैसे हम लोगों की जान बचाएं। उन्होंने गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की थी। उन्होंने पुलिस न्याय दे सके, गरीब आदमी को न्याय मिल सके, वो 100 नंबर लेकर आए थे। मैं कह सकता हूं कि यही विजन की तो लड़ाई थी। आप उससे बेहतर काम करते और उससे बेहतर योजना लेके आते। तो मैं कह सकता हूं कि अपने आप में ये सवाल हैं कि जब आपको मौका मिलता है तो आपने क्या फैसले लिए। तो मैं कह सकता हूं लोग आज महसूस करते हैं कि अखिलेश यादव यदि मुख्यमंत्री होते तो हमारे घर का चिराग की जिंदगी नहीं जा सकती थी। लोगों को ये भरोसा आज जगता है। आज लोग विचार करते हैं। गांव में चर्चा होती है, एक गांव में 22 लोग मर गए हैं। किसी गांव में ऐसे हालात बने हैं, 4 लोगों की एक साथ जल रही है। लोगों ने कहा कि ऐसा तो हमने 100 साल में नहीं सुना कि 4 चीज गांव में जल रही हो। मैं कह सकता हूं अगर अखिलेश यादव के हाथ में बागडोर होती तो ये नौबत नहीं आ सकती थी। वो कैसे भी इंतजाम करते, वो दुनिया की, वो एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ सरकार चलाने वाले व्यक्ति थे। वो हर पल ये सोचते थे कैसे हम लोगों को काम आ सकें, कैसे इंसाफ दिला सकें, कैसे मदद कर सकें, और वो जान बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते और कोशिश करते कि हमारे प्रदेश के लोगों की जान न चली जाए। झांसी की अगर बात करें, ग्रामीण क्षेत्र, चूंकि आपको प्रतिनिधित्व तो लंबे समय रहो है ग्रामीण में, अभी भी है लगातार आपको संपर्क, ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के क्या हाल रहे और अब का स्थिति बन रहा है? देखिए, जैसे जिस तरह से जांच के दौरान परसेंटेज आ रहा था, बहुत कोरोना पूरे गांव फैला था पूरी तरह। चुनाव के दौरान तो गांव में बुरी तरह से बीमारी फैली थी। ये सच है कि गांव के लोगों की अपनी इम्यूनिटी पावर मजबूत थी। कुछ डॉक्टरों ने दवाई बता दी, किसी ने खा ली, और बहुत सारे लोग जिंदगी और मौत से जूझकर उस दवाई से निकल गए बाहर। कोरोना को हराकर वो अपनी ज़िंदगी को बचा ले गए। लेकिन मैं फिर भी कह सकता हूँ कि जो लोग थोड़े से भी कमज़ोर थे, उनके परिवारों के लोग हमारे बीच से चले गए। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हमने खो दिए। हमने कहा इस कोरोना के दौरान हमारी माँ भी हमारा साथ छोड़ के चली गई, उनको भी हम लोग नहीं बचा पाए। मेरी एक बहन चचेरी, वो कोरोना से ग्रसित हो गई और उनकी भी जान चली गई, हम लोग नहीं बचा पाए। तो मैं कह सकता हूँ इस महामारी ने बहुत सारे लोगों को छीना है और ये महामारी खराब है। आओ राजनीति से हटकर सोचें कैसे हम लोगों की ज़िंदगी बचाएं। राजनीति रहे चाहे ना रहे, पर लोगों की ज़िंदगी बचाने में यदि हम थोड़ा भी कुछ योगदान कर सकते हैं, वो हमारे जीवन के सौभाग्य होगा। यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। हम राजनीति में जिंदा रहें या मरें या ख़त्म हो जाएं, लेकिन हम जब तक जिंदा हैं, हमारी कोशिश है किसी के हम काम आ सकें। तभी सच्ची राजनीति, तभी सच्ची कोशिश है। कोरोना में जिन लोगों की मौत भई को लेकर भी सवाल उठे कि मौत होने के बाद कई सरकार ने कई सारी उनको मुआवजा देने की या मान लो अनुकंपा नियुक्ति से लेकर तमाम चीज़ें भाई, तो उनकी गिनती को लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जैसा कि सरकार का आधिकारिक जो बयान आया उसमें कहा कुल 3 लोगों की जान गई, जबकि व्यवहारिक रूप से 1600-1700 लोगों की जान चली गई। ये तो सिर्फ शिक्षकों की बात कर रहे हैं। अगर सारे कर्मचारियों को जोड़ते हैं तो बहुत सारे लोग, जो सबऑर्डिनेट स्टाफ था, कॉलेज का था, टीचर्स थे या और पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग थे, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। कुछ लोग कोरोना से ग्रसित होकर जल्दी से मारे गए, और कुछ लोग उसके चुनाव खत्म होने के बाद, पॉजिटिव होने के बाद उनकी जान चली गई। इनका कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं सोचता हूँ कि किसी की जिंदगी चली गई, किसी की जान चली गई, हमारे देश का एक नागरिक महत्वपूर्ण है, उसका परिवार महत्वपूर्ण है। उसको कैसे हम मदद कर सकें, और मदद आपको घर से नहीं करनी है। सरकार का पैसा लोगों की मेहनती कमाई का पैसा है। उनकी ज़िंदगी के सम्मान के, उनके जीवन को बचाने में कोशिश में पूरी तरह खर्च होना चाहिए था। और यदि जान नहीं बचा पाए तो अफसोस के लिए कम से कम उस परिवार को कुछ तो सहारा देने की कोशिश आपकी होनी चाहिए। आपको घर से नहीं देना है, लोगों के पैसे से लोगों की मदद करनी है। इस फैसले में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने कहा है कि एक आदमी को सहायता करेंगे हम, और आने वाला समय आएगा तो सबका हिसाब का ध्यान रखा जाएगा। वो कोशिश होगी कोई भी पीड़ित उसको न्याय कैसे मिले, इस पर जरूर इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। एक और जो बात आ रही कि अगर राजनीतिक तौर पे बात करें कि जो अगले चुनाव की तैयारी है, भाजपा बार बार ये बात करती कि समाजवादी पार्टी के गुंडा राज से हमने मुक्ति दिलाई और हमने एक विकास को मॉडल तैयार करे। ई को लेके आप अब समाजवादी पार्टी की कब तैयारी? देखिए, ये बात इसलिए वो कहते हैं कि उनके पास कोई मॉडल नहीं है। मैंने कहा कि किसी भी रूप में डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट सड़क की अगर बात करेंगे तो लोग आज कहते हैं कि अखिलेश यादव ने जो सड़क बनाई वो हिंदुस्तान के लिए मिसाल बनी। कम समय में बड़ी सड़क, अच्छी सड़क कैसे बन सकती है, कैसे उस सड़क पर हम हवाई जहाज उतार दें इमरजेंसी में। मैंने कहा दुनिया की जो तकनीकें थी उन पर काम किया उन्होंने। स्वास्थ्य सेवाओं पर मैंने बोला आपसे कितने सारे काम किए, सड़कों पर काम उन्होंने किया। हमने कहा शिक्षा पर उन्होंने काम किया, स्वास्थ्य पर उन्होंने काम किया। कोई एक विषय है नहीं है जिस पर उन्हें एक मानवीय दृष्टिकोण की उनकी कोशिश थी कि हमारी सत्ता गरीब की तरक्की का साधन बने। उन्होंने उस माँ की भी चिंता की कि वो घर में, गांव में गरीब हमारे परिवार की बुजुर्ग है, उसको हम कैसे पेंशन पहुंचाकर उनकी मदद कर सकें, उनके सम्मान की रक्षा कर सकें। थोड़ी थोड़ी ज़रूरतों के लिए वो अपने बेटे की तरफ ना ताक सकें, बल्कि उनके पास खुद का अपना फंड
कांड हो, 55 लाख महिलाओं को पेंशन का इंतजाम किया, दुनिया में अपने आप में उदाहरण है। अखिलेश यादव पेंशन देते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेंशन छीनती है। अखिलेश यादव ने गरीब किसान की बेटी को पढ़ाने की योजना बनाते हैं कि कोई भी किसान की बेटी इंटर पास करेगी, हम कन्या विद्याधन के रूप में 30,000 रुपये देंगे। 1200 करोड़ रुपए किसानों की बेटियों को दिए हैं। कोशिश की है गरीब किसान की बेटी, और उसका फर्क है कि आज गांव से हजारों गरीब किसानों की बेटी स्कूलों की तरफ बढ़ी हैं। आप उस योजना के बाद हमारी बहन बेटियों की संख्या देखो स्कूलों में कितनी बड़ी है। मैं कह सकता हूं ये दृष्टिकोण की लड़ाई थी, ये योजना इन्होंने बंद की है। तो मैं कह सकता हूं कि कौन बेहतर है ये जनता जानती है। ये बातें सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि इनके पास विकास के मुद्दों पर बहस नहीं कर सकते। हमने कहा 100 साल के बाद आज ईरज में बांध बन रहा है। पारिछा बांध जो है 100-125 साल पहले बना था। पारिछा से लेकर बंगाली घाटी तक कोई बांध नहीं बना, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार बनती है। मैंने विधानसभा में सवाल उठाया, उन्होंने कहा बांध बनेगा, और ये बांध 80% बना पड़ा है। पिछले 4 साल सरकार के निकल गए, एक ईंट नहीं लगी है। क्या विजन है आपका? बांध किसी व्यक्ति के लिए है? बांध बनने से लाखों घरों में की तरक्की बन सकती थी, वाटर रिचार्जिंग पर काम हो सकता था। आज भसने बांध को भरने के लिए जो नहर बन रही है वो अखिलेश यादव की विजन की लड़ाई, उनके विजन की वजह से बनाई जा रही थी। मैं कह सकता हूं कि जब आप फैसले नहीं कर पाते हैं, आप जनता की गाड़ी कमाई कहाँ खर्च हो रही है बताने में नाकाम होते हैं, तब कोई दूसरी बात की चर्चा करके लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश के अलावा जो एक मध्य प्रदेश की बात चल रही है, बक्सवाहा के जंगल को लेकर मुहिम चल रही है, बुंदेली बौछार भी लगातार ही मुहिम को उठा रहा हो कि हीरा किला ने 2 लाख से ज़्यादा पेड़ बुंदेलखंड की धरती पे काटे जा रहे हैं। आप ई पे का क्या वजह? देखिए, मैं कह सकता हूं कि पेड़ कितना महत्वपूर्ण है, इसके विषय में हमारे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने, अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार रखे हैं। पेड़ का संबंध पेड़ से, पेड़ में जीवन है, ये तो सब कुछ जानते हैं, पर उस पेड़ की वजह से बहुत सारे लोग जिंदा हैं। ये वजह भी लोग जानते हैं कि अगर पेड़ नहीं तो पानी नहीं हो सकता। क्योंकि कहते हैं ना, समुद्र से उठने वाले हमारे देश का अगर वातावरण है तो हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाले बादलों से बादल बनते हैं। हिमालय उसको रोककर हमारे एक मौसम, जो 4 मौसमों का हम प्रभाव देखते हैं, वो हिमालय पर्वत की वजह से है, मैं कह सकता हूं। लेकिन उस बादल को पानी में तब्दील करने में जो सहायक है वो पेड़ ही हैं। उन पेड़ों की वजह से नदियां हैं, उन पेड़ों की वजह से जीवन है, उन पेड़ों की वजह से जंगल है। और मैं कह सकता हूं, अगर आप पेड़ काट रहे हैं, खासतौर से मैं इस ध्यान दे रहा हूं, आज के इस समय जब ऑक्सीजन की को लेकर कितनी बड़ी चिंता, दुनिया के बाहर से ऑक्सीजन मंगा रहे थे हम, तो हम ऑक्सीजन के सोर्स को अगर हटाते हैं, हीरा बहुमूल्य है, हीरा से हम तरक्की की बातें बता सकते हैं, उन्नति की बातें, लेकिन पेड़ तो हमारा जीवन है, पेड़ से हमारी जिंदगियां जुड़ी हैं। जिंदगी किसी और की कीमत पर जिंदगी से खिलवाड़ करना एक गंभीर विषय है, इस पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। पेड़ ना कटे और सब कुछ हो जाए तो मैं कह सकता हूँ ये मानवीय काम होगा, अच्छा काम होगा, पर पेड़ काटकर आप कौन सी तरक्की का रास्ता दिखा रहे हो, ये गंभीर विषय है, इस पर सोचना पड़ेगा। ये थे दीपनारायण यादव जी, जिनने तमाम सारे राजनीतिक गैर राजनीतिक मुद्दों पर बुंदेली बौछार से चर्चा करी। कैमरामैन मनोज के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार।